हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द इनक्रेडिबल ट्रुथ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, समझेंगे विकास सिद्धांत के बारे में। विकास सिद्धांत प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है। संसार में जितने पदार्थ, जड़ अथवा चेतन विकास हुआ करता है, वे सब एक आकार से दूसरे आकार को प्राप्त हुआ करते हैं। यह विकास अथवा आकार परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है। जिस क्रिया से कोई वस्तु या वस्तु स्थिति कुछ समय तक एक सी रहकर दूसरी वस्तु या वस्तु स्थिति को अपना स्थान देती है, उस क्रिया का नाम विकास है। इसी परिभाषा को ध्यान में रखकर सौर जगत का विकास, वनस्पति वर्ग का विकास, प्राणी वर्ग का विकास, मनुष्य जाति का विकास आदि परिभाषिक शब्दों की सृष्टि हुई है। पश्चिमी देशों के विद्वानों ने इस सिद्धांतों पर बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले। इन ग्रंथों का तत्व है वर्तमान भूत से उत्पन्न हुआ है और भविष्य का उत्पादक है, अथवा यूँ कहिए वर्तमान काल भूतकाल का जात और भविष्य का जनक है। इसी बात को इस तरह से भी कह सकते हैं कि अंत में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो आदि में न रही हो। विकास सिद्धांत से हमारा मतलब इवोल्यूशन थ्योरी से है। इसे परिणतिवाद भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अनुसार एक प्रकार की स्थिति दूसरी स्थिति में परिणत होती जाती है। इतने जीवधारी हम जगत में देखते हैं, सब विकास के परिणाम हैं। वे ऐसे पूर्वजों की संतति हैं जो डील डॉल से उनसे सीधे साधे थे। इसी तरह दूर तक भूतकालिक जीवों का पता लगाते चले जाने से जीव विज्ञान के विद्वान ऐसी स्थिति तक पहुंच जाते हैं जिसके आगे उनकी गवेषण की गति नहीं। इससे लाचार होकर उन्हें वहीं ठहर जाना पड़ता है। पर ठहराव से इस सिद्धांत को धक्का नहीं पहुंचता। जिन प्रमाणों पर इस सिद्धांत की भित्ति स्थापित हुई है वे निर्विवाद हैं, वे प्रत्यक्ष हैं, अतएव अच्छी तरह बोधगम्य हैं। पहले पहल जब कोई चीज़ बनती है, सर्वांग सुंदर और सब तरह से परिपूर्ण नहीं बनती। क्रम क्रम से उसमें उन्नति होती जाती है। उन्नति के साथ साथ उसका सादापन भी कम होता जाता है और पेचीदगी बढ़ती जाती है। सृष्टि का भी यही हाल है। शुरू में जो जीव या पदार्थ का पता लगाने में जिन्होंने नाम पाया है, उन्होंने इस बात को खूब प्रबल प्रमाणों से सिद्ध कर दिखाया है। कुछ विज्ञान विशारदों का ख्याल था और कुछ का अब भी है कि यह सृष्टि जैसी है वैसी ही पैदा हुई थी। ऐसा न मानने से सृष्टा में अल्पज्ञता का दोष आता है, और यदि ईश्वर ही सृष्टा है तो उसे अल्पज्ञ कहना उसकी तौहीन करना है। परंतु अनेक पाश्चात्य पंडितों ने इस प्रकार की कल्पना को निस्सार प्रमाणित किया है और क्रम विकास सिद्धांत को सब तरह से निर्दोष ठहराया है। विकास सिद्धांत को मानने से ईश्वर में अल्पज्ञता का दोष आ भी नहीं सकता। जिस युग के, जिस समय में जिस तरह के जीवधारियों, वनस्पतियों और पदार्थों की आवश्यकता थी, ईश्वर ने अपनी इच्छा रूप प्रेरणा से उचित फेराफर करके वैसे ही पैदा कर दिए। उनमें उसकी तौहीन कैसे हुई? संसार की स्थिति के अनुसार वस्तु मात्र में स्थिति परिवर्तन करने वाले में अल्पज्ञता का दोष कैसे आ सकता है? उसे तो सर्वज्ञ अथवा ज्ञानी शिरोमणि कहना ही चाहिए। विज्ञान वेत्ताओं ने
पहले पहल मनुष्य की उत्पत्ति और विकास का विचार किया, फिर दूसरे जीवधारियों का, फिर वनस्पति वर्ग का, फिर भाषा का। सबका पूर्व पूर्व पता लगाने से उन्हें मालूम हो गया कि अपनी अपनी जाति की उत्पत्ति अपने ही वर्ग की किसी शाखा से है। जब उन्होंने अपनी खोज को और आगे बढ़ाया तब उन्हें मालूम हुआ कि इस जगत में जो कुछ जड़ अथवा चेतन है, क्रम विकास ही सबके विकास का कारण है। इसी आधार पर एक अलग शास्त्र बन गया। यह शास्त्र अभी परिपक्वता को नहीं पहुंचा। इसकी कितनी ही शाखाएं हो गई हैं। विद्वानों की खोज अभी जारी है और प्रतिदिन नई नई बातें मालूम होती जाती हैं। इस संबंध में ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की किताब लिखकर डार्विन साहब ने बड़ा नाम पाया। यह किताब उनकी 20-25 वर्ष की मेहनत का फल है। विकास सिद्धांत के आधार पर डार्विन साहब ही ने यह सिद्ध किया कि मनुष्य की उत्पत्ति बंदर से है, अर्थात बंदर हम लोगों के पूर्व पुरुष थे। उनके आकार में क्रम क्रम से परिवर्तन होते होते आदमी की सृष्टि हुई है। उत्पत्ति सिद्धांत पर जो पुस्तकें अंग्रेजी में निकली हैं उनमें इन बातों का खूब विस्तृत विचार किया गया है। हम अपनी आँखों से देखते हैं कि वृक्ष बीज का विकास है, बीज से अंकुर, अंकुर से पौधा और पौधे से पेड़ हो जाता है। प्रकृति की प्रेरणा इस विकास का परिणाम का कारण है। कोई ऐसी शक्ति है जो खुद तो नहीं देख पड़ती, पर अपने कार्य का वह प्रत्यक्ष दिखला देती है। जिस शक्ति ने अंकुर से पेड़ पैदा कर दिया वह प्रत्यक्ष नहीं, पर उसका कार्य अंकुर से लेकर पेड़ तक प्रत्यक्ष है। यही हाल प्रत्येक वस्तु की जाति, वर्ग या वंश का है। बरगद के वृक्ष को हम जिस रूप, रंग या डील डॉल का देखते हैं वह उसे एकदम नहीं मिल गया। वह हजारों नहीं लाखों वर्ष के विकास का फल है। पहले वह कुछ और ही तरह का था, धीरे धीरे उसे वर्तमान कार आकार प्रकार प्राप्त हुआ। जो शक्ति बीज से वृक्ष पैदा करती है वही वर्ग विशेषों में परिवर्तन भी करती है। यहाँ पर भी उसका कार्य मात्र देख पड़ता है, खुद वह अदृश्य रहती है। जिस तरह सीधे साधे एक छोटे से अंडे या बीज से शुतुरमुर्ग सदृश प्रकांड पक्षी और बरगद के सदृश प्रकांड पेड़ पैदा हो जाते हैं, उसी तरह ये पेड़, पौधे, पशु आदि हैं, सब शुरू में सीधे साधे पूर्वजों से पैदा हुए हैं। उसके आदिम पूर्वज सादगी के अवतार थे। कोई वस्तु ऐसी नहीं जो सदा एक ही अवस्था या आकार में रहती हो। एक ही तरह के बीज से पैदा हुए पेड़ों में कुछ न कुछ भेद ज़रूर होता है। एक ही माता पिता की संतति के रूप, रंग में थोड़ा बहुत भेद ज़रूर होता है। इस भेद का कारण जल, वायु, स्थान, साहचर्य आदि हो सकते हैं। ये कारण ऐसे हैं जिनका असर भावी संतति पर पड़ने की उतनी संभावना नहीं रहती, पर बीजगत विशेषता के कारण जो परिवर्तन होते हैं उनका असर भावी संतति पर ज़रूर पड़ता है। इन परिवर्तनों का परिणाम होते होते प्रत्येक वर्ग के पूर्वजों और वंशजों में इतना अंतर हो जाता है कि उनका जन्य जनक भाव तक मुश्किल से जाना जा सकता है। अतएव यदि जुदा जुदा डील डॉल और रंग रूप के चार भाइयों का पिता एक ही हो सकता है, तो पेड़, पशु, पक्षी आदि के प्रत्येक वर्ग का एक ही पूर्वज से पैदा होना भी संभव हो सकता है।
बहुत संभव है बरगद और पीपल एक ही पूर्वज की संतति हों और इमली और आंवला एक ही से उत्पन्न हुए हों। पशुओं में शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ और बिल्ली के सादृश्य को देखकर कौन न कबूल करेगा कि ये सब एक ही वर्ग के हैं। अतएव किसी समय इनका उत्पादन भी एक ही रहा होगा। यही अनुमान जलचरों और पक्षियों के विषय में भी हो सकता है। यहाँ तक कि संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य भी इसी सिद्धांत के अंतर्गत है। हजारों वर्ष से भूगर्भ में गड़ी हुई जो हड्डियां जीवधारियों को मिली हैं, उन्होंने सिद्ध कर दिखाया है कि पहले मगर की तरह के किसी किसी जीव के पंख होते थे। वे जल में भी रहते थे, थल में भी रहते थे और आकाश में भी। संभव है पक्षियों की उत्पत्ति ऐसे ही जीवों से हुई हो। वैज्ञानिकों की व्याख्याओं को सुनकर कौन कह सकता है कि पक्षियों का उत्पादक किसी जमाने में एक ही न रहा होगा। इसी तरह पशु भी यदि किसी एक ही जीव विशेष से पैदा हुए हों और अनंत काल बीत जाने पर धीरे धीरे उनके वे सब भेद हो गए हों जिन्हें हम इस समय देखते हैं, तो क्या आश्चर्य है। इसी सिद्धांत के अनुसार यह भी संभव है कि जितने प्राणी हैं सबका उत्पादक किसी समय एक ही रहा हो और उसी एक को हमारा वेदांत शास्त्र परम ब्रह्म परमात्मा आदि पिता कहता है। कौन कहता है कि उसी से यह सारी सृष्टि नहीं विकसित हुई। कौन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकता है कि किसी समय फिर यह उसी में न लीन हो जाएगी। सारे जीवधारियों की सृष्टि देश काल और अवस्था के अनुसार हुई है। जिस समय पृथ्वी पर जल की अधिकता थी, थल बहुत ही कम था, उस समय पहले पहल मछलियों की सृष्टि हुई। इस अनुमान का विज्ञान शास्त्र के विद्वानों ने अनेक प्रमाणों से दृढ़ किया है। इसके बाद ऐसे जीवन उत्पन्न हुए जो जलचारी भी थे और स्थलचारी भी। उन्हीं से पक्षियों की उत्पत्ति हुई। उनके बाद केवल स्थलचारी पशु और मनुष्य पैदा हुए। नीच वर्ग के प्राणियों की उत्पत्ति पहले हुई और उच्च जात के प्राणियों के पीछे। उच्चता के साथ साथ शरीर की बनावट आदि में विशेषता आती गई। यह बात भी विकास सिद्धांत के अनुसार ही हुई, क्योंकि सीधे से टेढ़े की उत्पत्ति होना इस सिद्धांत का मूल मंत्र है और यह बहुत दुरुस्त है। संसार में भी हम यही देखते हैं। साधारणता पहले और विशेषता पीछे होती है। जो प्रकृति अनेक प्रकार के जीव जंतु पैदा करती है, वही उसका नाश भी करती है। यदि जितने प्राणधारी पैदा हों सब बने रहें और विकास सिद्धांत के अनुसार उनकी शाखा प्रशाखाओं की संतति बराबर ही बढ़ती चली जाए, तो न सबके खाने की खुराक मिले और न रहने को जगह। इसलिए प्रकृति ने इसका प्रबंध पहले से ही कर दिया है। जितने बीज बोए जाते हैं पहले तो सब उगते ही नहीं, और जो उगते हैं उनमें सबसे अधिक बलिष्ठ पौधे ही जिंदा रहते हैं। निर्बल पौधे बलिष्ठों से दबकर कुछ दिनों में मर जाते हैं। जीवधारियों की भी यही दशा है। परस्पर एक दूसरे को वे खा जाते हैं। इसी से आज तक जीव जंतुओं के कितने ही वर्ग नष्ट हो गए और होते जा रहे हैं। संसार में निर्वाह का बड़ा विकट संग्राम जीवों में छिड़ा हुआ है, जो सबल होने के कारण अपना जीवन अच्छी तरह निर्वाह कर सकते हैं, वहीं जीते रहते हैं। शेष नाश को प्राप्त हो जाते हैं। देश और काल की व्यवस्था के अनुसार जीवों को अनेक प्रतिकूल बातों का सामना करना पड़ता है।
उनसे वही पार पा सकते हैं जो अधिक सबल और उनके सहने की अधिक शक्ति रखते हैं। निर्बल का कहीं ठिकाना नहीं। स्वयं प्रकृति भी जो सबल और निर्बल दोनों को पैदा करती है, निर्बल का पक्ष न लेकर सबल ही का लेती है। अतएव सिद्ध है कि संसार में निर्बल का गुजारा नहीं। इससे मनुष्य को सदा सबल बनने का प्रयत्न करना चाहिए। विकास सिद्धांत अभी बाल्यावस्था में है। कोई दिन ऐसा आएगा जब वह अपने आविष्कारों से संसार को और भी अधिक चकित कर देगा।